खुशी मेरे चेहरे से ही झलक रही होगी। हम लोग इतने खुश हैं क्योंकि हमारे पूरे परिवार के खाते में 15-15 लाख आ गए हैं। 15 मेरे पिताजी के और 15 मेरे पूजनी माता जी के। मतलब कि 45 लाख रुपए हमारे पास इस वक्त है, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा वादा किया था, डलवा दिए। पेट्रोल के दाम कितने कम हो गए। और मेरे सारे दोस्त जो IIT और इंजीनियरिंग MBBS कर रहे थे, छोड़ दिया है। सबके पकोड़े के थैले हैं और भरपेट पकोड़े बेचते हैं, शाम को वही खा लेते हैं और मस्ती में सो जाते हैं। क्योंकि मोदी जी तो कहते ही हैं, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे और चल लेंगे। तो बाकी देश को भी उसी कतार में ले जाने की आशा पर चले हैं। आपकी उनकी आने के बाद खुशियों के ठिकाने नहीं रहे। सन 2014 में आसपास में 10वीं का कक्षा का अध्ययन कर रहा था। तब है ना, हर चीज के दाम कितने उचित और हाई थे। पता है आपको, एक सिलेंडर 450 रुपए में आता था, जो अब इतना सस्ता हो गया है कि सिर्फ 800 रुपए में आप उसे आज अफोर्ड कर सकते हैं। सस्ता पेट्रोल आज जितना मिल रहा है 100 रुपए लीटर, तब कितना महंगा वो करता था जानते हैं आप? 70, 60 और 65 की कीमत में मिलने वाला इतना महंगा पेट्रोल जलाकर जनता जीती थी। लेकिन आज 100 का पेट्रोल जलाकर कहती है कि मोदी जी के राज में वो बहुत खुश है, क्योंकि सस्ता मिल रहा है ना साहब। वो दालें, वो अनाज, वो फल जो आसमान छू रहे हैं, हर चीज पे GST लगातार बढ़ती जा रही है, टैक्सेशन कम होते जा रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं। लोगों ने कुछ बचा के, मेहनत कर करके अपने पैसे जो बैंकों में नहीं डलवा रखे थे, अपनी खेती बाड़ी की फसलों से कुछ पैसा बचाया था, वो जो काला धन था ना उनके पास, कुल मिला के अपनी मेहनत का, वो भी सरकार ने नोटबंदी करवा के इतना अच्छे से साफ किया है कि सिर्फ अंबानी, अडानी और बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप का 1 नंबर का व्हाइट का पैसा जो स्विस बैंकों में जमा था ना, वही बस चेंज हुआ है। और इसी वजह से देश की इकोनॉमी भी लगातार ग्रोथ कर रही है। देश के किसान की तो पूछे ही मत, पहले कितना दुखी था। नए 3 कानून आने के बाद उनकी कंडीशन इतनी अच्छी हो गई है, इतने सुखद है कि पहले तो मतलब घर पे खेती कर रहे थे, आज तो दिल्ली के मैदानों में जाके मर रहे हैं। कितनी खुशी है उनको। वहां जाके सरकार के सामने रो रो के अपनी बात सुना रहे हैं। सरकार इतनी अच्छी भली है कि 65-70 दिनों तक आती नहीं है बात करने। पहले बेचारे छोटे छोटे सांसदों के सामने जाके अपनी बात रख देते थे तो कोई सुनने को राजी हो जाता था, नहीं तो थोड़ी बहुत सरकार भी, जनता और जवान भी सुन लेते। आज जवान से बात करो, इतना अच्छा टाइम आ गया, जवान लठ लेके खड़ा है, साफ ही कर देंगे सुपड़ा साहब। और रही बात, तो बड़े ज्यादा ट्रेंड में चल रहे कि पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, तो बाकी आप ही बताइए, आपकी आमदनी आपके जेब में बचने लगी कि नहीं लगी, आप ही बताइए। देश के युवा को सीधे सलाह देना क्या कितना इतना ही सहज है कि जाके पकोड़े तलिए? पूरा देश क्या पकोड़े तलेगा? इकोनॉमिकल ग्रोथ, एजुकेशन नाम की किसी व्यवस्था पर इतना अच्छा रिप्लाई। क्या मोदी जी आपको इस वक्त के लिए लोगों ने चुना था? सन 2014 के आसपास से पहले मैंने मोदी का नाम नहीं सुना था। जब वे पहले चुनाव में जीत के आए, उससे चुनाव के 1-2 साल पहले एक लहर चली, घर घर मोदी, हर घर मोदी। आज हर घर मोदी, सब झोला छाप। कोई भी बेचारे की इतनी स्टेबल कंडीशन नहीं है कि वो कोई दूसरा अच्छा सा व्यवस्थित काम कर सके। कुछ साल और ऐसा ही चलता रहा तो किसानों की हालत तो आपके मद्देनजर है ही, बाकी व्यवसाय भी आपकी नजरों में अभी है। अमेरिका की देखा देखी करने में जब मैं आज से कुछ वर्षों पहले, जब आज से नहीं, मैं पहले से समाचार और खबरों का शौकीन हूँ। मैं कुछ वर्षों पहले जब अपने पड़ोसी देश और भारत के ही टुकड़े पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और व्यवस्था को देखता था, तो देखता था कि अमेरिका के समक्ष आकर, उनके सहयोग में आकर किस तरह उसके देश की फलों, सब्जियों, यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल की व्यवस्थाएं इतनी महंगी हो गई है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है आज से 4-5 वर्ष पूर्व। तब मुझे लगता था यार कितना दुखद है 100 रुपए का पेट्रोल खरीदना। आज उनकी देखा देखी और अपने आप में क्या फर्क महसूस कर रहा हूं कि अपने भी देश में 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। पहले हमारे रूस जैसे सच्चे मित्र हुआ करते थे जो बुरी कंडीशन में हमारी सहयोग करते थे, और आज अमेरिका जितने अच्छे दोस्त हैं, जिनके राज में हम। एक बात बताऊं मैं आपको कि मुझे पर्सनल मेरी एक
जीवन की समझ है कि अगर आपके खर्चे बढ़ने लगे और आपके दोस्त बदल जाए तो आपकी दोस्तों की वजह से आपका खर्चा बढ़ रहा है। जीवन में अगर आप अपनी संपत्ति बेचते जा रहे हैं और खर्चे करते जा रहे हैं, शिक्षा एजुकेशन का प्राइवेटलाइजेशन जल्दी हो जाएगा। नाम की शिक्षा रह गई है आज सरकारी स्कूलों में, उसे सिर्फ प्राइवेट स्कूल के बच्चे और पैसे वालों के बच्चे अफोर्ड कर पा रहे हैं। क्या यह शिक्षा का प्राइवेटलाइजेशन नहीं है? धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को खत्म करने का कोई दूसरा तरीका हो सकता था कि प्राइवेट वालों को, अगर आपके पास कोई खेत है, एक में आप उर्वरक डालोगे, रासायनिक कीटनाशक डालोगे और उसमें फसल अच्छी होगी, एक पर आप ध्यान कम दोगे, तो वैसे ही वो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे हो जाएगा। इस तरीके से देखिए कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा कितनी सरल और कितनी आसान तरीके से मिलती है। 200-300 रुपए में जो आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता उसको शिक्षा दी जाती है, उसके बच्चों को। उस शिक्षा में कपड़े, पुस्तकें, उसके साथ साथ एक वक्त का भोजन, मध्याह्न भोजन, यानी कि बच्चों के पोषण पे भी ध्यान दिया जाए। इतनी सुविधाएं सरकार सेवा के आधार पर करती थी। उन शिक्षण संस्थानों की आज स्थिति खासा बुरी है और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार और सरकार में बैठे लोग भी हैं। आप इस बात से मुंह नहीं चुरा सकते, या वो बीजेपी की सरकार रही हो या इससे विगत कांग्रेस की या इससे पहले किसी सरकार की, लेकिन जिस सरकार ने ये स्कूल बनाए थे उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी कि इन्हें किसी न किसी आधार पर आज भी उतने ही सुचारू रूप से और कारगर रखें। अब बात आ जाती है प्राइवेटलाइजेशन में आगे की बात रेल की, यानी कि सीधी बात परिवहन की। कुछ वर्षों पहले जब मैं सुना करता था, मेरी दादाजी के साथ जाता था, तो रोडवेज की बसें चला करती थी जिनमें टिकट अब भी मशीनों के द्वारा निकलती है, जिनमें मतलब सुविधा का काम किया जाता था, जो यात्रियों की सुविधाओं के बारे में सोचती थी, न कि किसी बिजनेस के बारे में। यानी कि लोकतंत्र में भारत सरकार सेवा के बारे में भी सोचती थी। आज एक सिर्फ सोच लेकर चल रही है जो पश्चिम देशों में गवर्नमेंट फॉर गवर्नेंस, सरकार सिर्फ शासन के लिए है, वो कोई सेवा का काम नहीं करेगी। तो ऐसे देशों में लोकतंत्र की क्या जरूरत है? सरकार आप तानाशाही शुरू कर दीजिए कि सब पकोड़े ही तल लेंगे बेचारे, आपके मजबूर में है तो सही। अब परिवहन के बाद आती है कि रेलों का प्राइवेटाइजेशन, कि उनमें सुविधाएं बेहतर होगी और उनमें अच्छा मटेरियल यूज होगा। इस आधार पे उनको भी प्राइवेटलाइजेशन करा जा रहा है कि वहाँ अच्छी सुविधाएं मिलेगी और वो टाइम पर काम करके देंगे। तो आप ये भी तो जानिए कि कोई कंपनी काम करेगी तो क्या सेवा के लिए करेगी, क्या अपने बेनिफिट के लिए करेगी? अपनी जेबें भरने के लिए काम करती हैं प्राइवेट संस्थान, क्योंकि अगर इनकम सोर्स नहीं होंगे तो वो किसी की सेवा करने के लिए नहीं खड़े होते। हो सकता है आप दूर खड़े होकर उनकी निगरानी करें, लेकिन अगर आप दूर खड़े होकर निगरानी करेंगे तो जब आप नहीं होंगे तब मनमानी जरूर होगी। परिवहन के इन मामलों के बाद आ जाती है आज जो सबसे ज्यादा मुद्दा चल रहा है, किसान आंदोलन का। तो प्राइवेटलाइजेशन के अलावा है ही क्या ये? किसानों को प्राइवेट कर देना। आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाइए, आप अपनी फसल ले जाइए, उस कंपनी को बेच दीजिए। अंग्रेज भी तो कुछ ऐसा ही करते थे। एक कंपनी आई थी, अपना सामान बेचती थी, आपसे डायरेक्ट सामान लेती थी। कंडीशंस थी कि उन्होंने जो भाव तय कर दिया आपको उसमें बेचना है, और उन्होंने जो बता दिया वही फसलें आपको पैदा करनी है। इस मामले में आप बस इतना सा सोच के देखिए कि आपके पास कोई चीज है लेकिन इस्तेमाल करने की आजादी आपकी नहीं है। आपकी टीवी है और आपको बोल दिया जाए कि आप आपका मनपसंद म्यूजिक चैनल नहीं देखेंगे, आपको तो बस चित्रहार पे चल रहे पुराने गाने ही देखने हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? संकीर्ण फील नहीं होगा? आप कितना छोटा महसूस करेंगे कि सारी चीजें मैंने बनाई, इसमें साल भर मेहनत मैं करता हूं और अपने बेनिफिट के लिए कोई बाहर से आता है, चीजों को अपने फायदे की तरह निचोड़ता है, हमारी मेहनत का जूस निकालता है, और बस। और अगर कोई परेशानी हो गई तो उसे सरकार सोल्व करेगी, कोर्ट तक जाने की या कोर्ट में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इतनी बड़ी कंपनी के सामने अगर वो कोर्ट में चला भी जाता है तो अरबों की कंपनी का अरबों का एडवोकेट, छोटे से किसान का मामूली वकील, किस आधार पे कंपैरिजन कर रहे हैं जनाब? आप मेरी बात का बस इन तर्कों में जवाब दीजिए कि क्या ये कोई स्ट्रेटेजी है? हाँ मोदी जी, हम आपकी बात मानते हैं कि अगर हम अच्छे भी चल रहे हैं तो हमें तरक्की की ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसे महंगे सौदे भी नहीं करने चाहिए कि अगर आपके पास कोई चीज है, आपने एक पेन खरीदा
मार्केट से आप एक पेन खरीद के लाए और वो चल रहा है, आपका काम अच्छे से चल रहा है, आप लिख रहे हैं, और मार्केट में कल एक नया पेन आ गया जिसकी कीमत 5 नहीं 7 है। इस पेन के एग्जाम्पल को बहुत छोटा ना समझे, क्योंकि कलम इतिहास लिखती भी है और इतिहास के पन्नों में काले दाग भी। तो वो कलम 5 रुपए की आती है, आपका काम चल रहा है, आप 7 रुपए 7 रुपीज की कलम लेके आएंगे तो उससे भी आपका काम चलेगा। क्या 7 रुपए की कलम लाने के लिए आप 5 रुपए की कलम को फेंकेंगे और फिर 7 रुपए की कलम लेकर आएंगे तो आप 13 रुपए के नुकसान के साथ काम करना नहीं शुरू करेंगे। अगर आपके 5 रुपए का कलम आपका काम कर रहा है तो जब तक आप 7 रुपए का नया कलम लेने जाएंगे उस समय में आप उस 5 रुपए के कलम के साथ कुछ नई विद्या और नया काम नहीं करेंगे। विचार आपके होने चाहिए कि अगर आपका पेन रुक गया है, आपका काम सही नहीं हो रहा है, अगर आपका पेन खराब है तो आप चेंज कीजिए। लेकिन किसान उस बुनियादी अवस्था के साथ सही से काम कर रहे हैं। मोदी जी के भाषण है कि लॉकडाउन में भी हमने बड़ा उत्पादन किया है, भारी भरकम उत्पादन किया है, जहां देश की बाकी व्यवस्थाएं ठप्पी खा रही थी और अच्छे उत्पादन नहीं दे रही थी। प्रोडक्शन के मामले में कृषि अच्छा था, तो क्या उनकी उस व्यवस्था को तोड़कर उन पर एक नई व्यवस्था लागू करना उनको बहुत नीचे नहीं ले जाएगा? उनको पहले उस व्यवस्था की चरम तक जाने दो, 5 रुपए के पेन को पूरा खत्म करने दो, उसे उनकी बुनियादी व्यवस्था पर बैलेंस पे आने दो। आज उसके पास कुछ नकदी रकम हुआ करती थी जिससे वो खाद बीज खरीद लेता था, उसे भी आपने कैशलेस में बदल दिया है। मैं नहीं कहता कि कैशलेस बुरा है, ये उतना ही सुखद है कि अगर कोई बीमारी फैल रही है तो वायरस नोटों के द्वारा भी जा सकता है और कैशलेस से आपका टाइम बचेगा। लेकिन आम आदमी, आज भी भारत की 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो हो सकता है स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं लेकिन पैसों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बहुत ज्यादा डरते हैं। और एक बार अगर आपका पैसा अगर किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी में अटक गया, 100 रुपए चाहे 200 रुपए भी सही, उधर से आप फोन लगा के कहेंगे तो आपको बोलेंगे कि बैंक के ट्रांजैक्शन की फोटोकॉपी हमें सेंड कीजिए। आप आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट उन्हें सेंड करेंगे और एक एक किसान खेती करेगा, अन्न उगाएगा, आप तक पहुंचाएगा, कंपनी को देगा, उसके बाद बैंक का इंतजार करेगा, तो मजदूर किसका लिए वेट करेंगे? किस तरह की व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं उससे पहले उसकी जड़ों तक की छानबीन आवश्यक है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें जरूर बताएं। हम आपके साथ ऐसी ताज़ा और तरोतर खबरें हमेशा शेयर करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।